इसी में है ना, किसमें करेंगे? देखो समझो इसको पहला, ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। पिल्स मतलब इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। तो एक मैंने बतलाया हुआ था उधर कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड। सबसे पहले हम पढ़े थे नेचुरल मेथड, उसके बाद पढ़े थे बैरियर मेथड, उसके बाद पढ़े आईयूडी। अब ये है ओसीपी यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जहां पे कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी को रोका जाता है टैबलेट्स के मदद से। तो ओरल मीन्स बक्कल या फिर माउथ, और कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जो प्रेगनेंसी को रोकता है, और पिल्स यानी कि एज फॉर्म ऑफ टैबलेट यानी कि टैबलेट के रूप में। तो कॉन्ट्रासेप्शन का वो मेथड जो कि टैबलेट के रूप में हो जिससे प्रेगनेंसी को रोका जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज ओसीपी यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। अब इसमें देखो, इसका जो टैबलेट होता है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है डेली यूज वाला, एक होता है वीकली यूज वाला, और एक होता है मंथली यूज वाला। जो डेली यूज वाला होता है, कल हम बतलाए हुए थे कि प्रॉपर एक टैबलेट पे लिखा हुआ होता है कि कौन सा टैबलेट किस दिन खाना है, पहला दिन कौन सा, दूसरा दिन कौन सा। यदि बीच में एक भी दिन छूट गया तो पूरा 28 दिन का सीरीज गया, यानी कि अब उस टैबलेट खाने का कोई फायदा नहीं। आप बोलोगे सर उसमें कोई टैबलेट मान लो दूसरा दिन वाला, पहला दिन, तीसरा दिन वाला, 5वां दिन क्यों नहीं खा सकते हैं? क्योंकि उसमें अलग अलग लेवल से कंपोजिशन बनाया गया होता है टैबलेट का, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ होता है कि फर्स्ट डे ये टैबलेट लेना है, सेकंड डे ये टैबलेट लेना है, थर्ड डे ये टैबलेट लेना है, फोर्थ डे ये टैबलेट लेना है। तो वो पूरा 28 दिन का टैबलेट होता है जो कि उसको लेना पड़ता है। अब डेली यूज वाला जो टैबलेट होता है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है मिनी पिल्स, एक होता है मल्टी पिल्स। मिनी पिल्स जिसमें दिन में एक ही टैबलेट लेना होता है, एक इसका एग्जाम्पल है पीओपी, ठीक है। दूसरा है मल्टी पिल्स, पीओपी उस टैबलेट का नाम है। दूसरा है मल्टी पिल्स। मल्टी पिल्स में अलग अलग टैबलेट होता है, एस्ट्रोजन के लिए अलग, प्रोजेस्टेरॉन के लिए अलग। किसी का कंपोजिशन हाई होगा, यानी किसी में क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा तो कभी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो। किसी में क्या होगा, कभी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई तो एस्ट्रोजन का लेवल लो। तो इसमें मल्टी पिल्स यानी कि इसमें 2 टैबलेट पर डे लेना होता है, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन के कंपोजिशन वाला। उसका एग्जांपल है माला डी, माला एन। वीकली यूज वाला टैबलेट सहेली। अब यहाँ पे ये जो सहेली है, ये मैंने कल भी बताया हुआ था कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जो सहेली टैबलेट है ये कहाँ पे बनाया जाता है। तो ये CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस टैबलेट को बनाया जाता है, और ये क्वेश्चन पूछता है। और सबसे लास्ट में है मंथली पिल्स, यानी कि जिसको मंथ में एक बार खाना होता है, बट ज्यादा इफेक्टिव यही दोनों होता है, वो थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है। मैंने ये भी बताया हुआ था साथ ही साथ ये एलोपैथिक मेडिसिन है, तो जाहिर सी बात है कि इसका साइड इफेक्ट भी होगा ही होगा, और थोड़ा बहुत नहीं ज्यादा। उसके बाद देखो इम्प्लांट का मतलब ही होता है इंसर्ट करना, कहीं पे धंसाना, कहीं पे घुसाना। तो इम्प्लांट दीज आर हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस, ये कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें हार्मोन होता है, और जो कि स्किन के अंदर में इंसर्ट किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ठीक है। अब मान लो किसी को ये चाहिए, किसी को 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल बच्चे नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, नेचुरल मेथड का यूज कर सकता है, बैरियर मेथड का यूज कर सकता है, या फिर ओसीपी का यूज कर सकता है, ठीक है। बट किसी कपल का ये फिक्स है कि हमें 5 साल बच्चे पैदा नहीं करने, ठीक है, यानी कि 5 साल हमें समय देना है। तो यदि उनको 5 साल समय देना है, फिर कम से कम 3 से 4 साल उनको समय देना है, तो उनके पास एक और मेथड होता है, वो होता है इम्प्लांट का, जो कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन एक ही बार ये डॉक्टर से करवाया जाता है, और उसके बाद वो 4-5 साल तक बिल्कुल एकदम फ्री रहता है, ना उसको कॉन्डम, ना ही उसको बैरियर मेथड का कोई भी चीज, ना ही उसको ओसीपी कोई टैबलेट यूज करने की जरूरत है, और ना ही उसको नेचुरल मेथड को यूज करने की जरूरत है। तो ये होते हैं 2, एक होता है नॉरप्लांट, एक होता है इम्प्लांट।
जो नॉर प्लांट होता है उसके उसमें प्रोजेस्टिन पाया जाता है और इम्प्लांट में लीवोनॉर्गेस्ट्रल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नॉर प्लांट होता है ये 6 सिलिकॉन कैप्सूल टाइप का होता है, ठीक है। जैसे वो होता है ना सलाई का काठी, वैसे ही 6 सलाई का काठी होता है, सिलिकॉन का बना हुआ होता है और वो फैन शेप्ड मैनर, फैन शेप्ड मैनर, फैन शेप्ड मैनर, इसमें फैन वाले में क्या होता है पूरा फैला हुआ है, ठीक है। ये ज्यादा ऐसे फैल सकता है, इससे ज्यादा हम इसको फैला नहीं सकते, इसीलिए बट ये क्या होगा फैन शेप्ड मैनर, यानी कि इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ऐसे रहेगा और इसको क्या किया जाता है स्किन के अंडर में यहाँ पे बाजू में यहाँ पे क्या किया जाता है इसको फिक्स कर दिया जाता है। ज्यादा पेन नहीं होता है, इसमें कुछ दर्द वर्द भी ज्यादा नहीं होता है और ना ही इसमें टाका वगैरह मारने की जरूरत होती है, ठीक है। बहुत ही पतला होता है, बस उसमें हार्मोन होता है तो उसको यहाँ पे अपर आर्म, ठीक है। जब मेडिकल में जाओगे अभी सब क्या पढ़ते हैं पहले भी और अभी भी, इसको बोलते हैं हैंड, इसको बोलते हैं लेग, इसको बोलते हैं वेस्ट वाला रीजन, इसको बोलते हैं हेड वाला रीजन। लेकिन वहां पे जब जाओगे तो वहां पे देखोगे कि जो एक यहाँ पे इस मसल्स में कम से कम 100-200 पार्ट होंगे यहाँ पे, उसका नाम याद रखना पड़ता है। एक बुक में कम से कम 10-15 हज़ार नेम होते हैं जिसको याद रखना पड़ता है मेडिकल में। तो वैसे ही पढ़ोगे नॉर्मली, यदि वहां जाओगे तो वहां पढ़ोगे इट इज आर्म, फोर आर्म, हैंड, ठीक है। तो ये वाला हैंड जो है ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला जो अपर आर्म है यहाँ पे इस नॉर प्लांट को इंसर्ट कर दिया जाता है ऐसे ही फैन शिफ्ट मैनर में, और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है उस फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है और उसके कारण फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती। दूसरा है इम्प्लानॉन, हैविंग लेवोनॉर्गेस्ट्रल सिंगल कैप्सूल, ठीक है, जिसमें लेवोनॉर्गेस्ट्रल कंपोजिशन होगा, ये सिंगल कैप्सूल होता है, एक ही कैप्सूल यानी कि एक ही होता है, और इट रिमेन्स इफेक्टिव ओनली फॉर 3 इयर्स, ये 3 साल तक के लिए इफेक्टिव होता है, ये 5 साल के लिए इफेक्टिव होता है और ये 3 साल के लिए। उसके बाद देखो, उसके बाद आएगा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन।
कल क्लास में कल मैं पूछ लें नालंदा ज़्यादा चांस कर देंगे लेकिन कौन कर तुम्हारे दोपहर में चलते हो नहीं यदि आप निकल गए नहीं क्या परसों से निकल कल तो कल आज हम दोपहर में किसी को मैसेज कर देंगे ठीक है तो हम सबको बोल देंगे यदि हम 9 बजे तक निकल गए तो इसका मतलब कल तो ऑफ ही रहेगा लेकिन नहीं निकले तो ज़्यादा मीटर निकल ले जाएंगे हो गया नालंदा देखो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन उधर पढ़ रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो ठीक है उधर ये पढ़े हुए थे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो ये है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है यानी कि विदाउट प्रोटेक्शन बिना कोई नेचुरल मेथड की यूज किए या फिर बिना किसी क्या कहते हैं बैरियर मेथड की यूज किए हुए मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या फिर हो सकता है कि रेप केस वाला मामला हो कुछ भी हो सकता है इस केसेस में हो सकता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए यानी कि फीमेल नहीं चाह रही थी अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ तो वहां भी फीमेल नहीं चाह रही थी बट फीमेल प्रेग्नेंट हो गई ठीक है रेप केस वाला यदि चीज हुआ है तो हो सकता है उसमें भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है अब उस केस में क्या करें तुरंत 24 घंटे के अंदर में कुछ मेडिसिन आती है जिसको ले लेना चाहिए जिसके बाद उस फीमेल प्रेगनेंसी का खतरा टल जाता है और उसी टाइप के उसी मेडिसिन को बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल ठीक है और ये चीज पूछा गया है शायद बिहार बोर्ड में नहीं पूछा गया बट एक अच्छा क्वेश्चन है लेकिन नीट में पूछा हुआ है ठीक है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में जिस टैबलेट का जिस पिल का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल हालांकि उसका एग्जांपल नहीं पूछा गया उसका एग्जांपल हम मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद से दे दिए हैं बट ये चीज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट एक ये नाम यदि याद रखो तो ज्यादा बेस्ट है मिफेप्रिस्टिन ठीक है हो सकता है ये नाम पूछ दे तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है याद रखना कि वैसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है चाहे वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण हुआ हो गया हो या फिर वो किसी रेप केस के कारण हो गया हो तो उसमें जो टैबलेट का यूज किया जाता है दैट इज मॉर्निंग आफ्टर पिल इसका एग्जांपल है नोबल हो गया ऑक्सीडोन हो गया मिफेप्रिस्टिन हो गया ये सब उसमें यूज किया जाता है अब देखो अब इस टॉपिक का 5 नंबर वाले का सबसे लास्ट पॉइंट है सर्जिकल मेथड ठीक है इसी मेथड को बोलते हैं इट इज द यहाँ पे नोट पे हम यहाँ पे साइड में लिख लेना इट इज द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग permanent method of family planning ठीक है एक में उधर तो बतलाए हुए थे कि कैसे प्रेगनेंसी ना हो दूसरा बतलाया कि यदि गलती से प्रेगनेंसी हो जाए तब क्या किया जाए और ये वाला है कि जब बहुत केसेस में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कपल है कोई हस्बैंड वाइफ है उनका एज भी हो गया है 35 साल 40 साल हो गया है और उनके 2 या 3 बच्चे हैं अब वो सेटिस्फाइड है कि उनका फैमिली कंप्लीट हो चुका है हमारे 2 वाला उनका पूरा हो चुका है 3 या 4 लोग की 5 लोग की फैमिली अब बन चुकी है उसके बाद अब उनको नहीं चाहिए बेबी ठीक है अब वो है हस्बैंड वाइफ कपल है तो नो डाउट उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो हमेशा हो लेकिन अब जब उनको बेबी नहीं चाहिए तो वो क्यों नेचुरल मेथड का यूज करेंगे वो क्यों किसी बैरियर मेथड का यूज करेंगे क्यों ओसीपी का यूज करेंगे क्यों इम्प्लांट का यूज करेंगे एक तो उसमें प्रेग्नेंट होने का एक तो झंझट
और दूसरा बात कि पैसा भी खर्च होगा। तो उससे बेस्ट होता है कि वो क्या करते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं, और इस सर्जरी को बोलते हैं वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो देखो इट इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल मेथड, यानी कि लास्ट मेथड है। इसके बाद थोड़ा बहुत फीमेल में चांस हो सकता है कि यदि फीमेल सर्जरी करवाई है तो 0.1% टाइप का वो रिकवर हो भी सकता है, बट नो डाउट ज्यादातर नहीं होता है। कह सकते हैं हम 100% की नहीं है, ना के बराबर। तो ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल, यानी कि एक बार उसने ऑपरेशन करवा लिया तो उसके पास बहुत कम चांस है, ना के बराबर चांस है कि दोबारा वो ठीक होगा और दोबारा फीमेल प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, इसीलिए जब कोई कपल जिनके 2 बच्चे या फिर 3 बच्चे हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारा फैमिली अब कंप्लीट हो चुका है, हमें अब बेबी नहीं चाहिए, तो वो उस केस में ऑपरेशन करवाते हैं। ठीक है, और ये परमानेंट मेथड है फैमिली प्लानिंग का। अब ये 2 टाइप का होता है, एक वैसेक्टोमी और दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। तो देखो, यदि हम बात करेंगे वैसेक्टोमी की, सबसे पहले यदि हम बात करें वैसेक्टोमी की, नाम से ही स्पष्ट है। यहाँ भी स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, वैसेक्टोमी फीमेल वाला में लिख देता है और ट्यूबेक्टोमी मेल वाले में। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, वॉस मीन्स वॉस डिफरेंस, और ये किस में होता है, ये होता है मेल में। दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, तो ट्यूब स्टार्टिंग में क्या है, ट्यूब मीन्स फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब किस में होता है, फीमेल में। तो ट्यूबेक्टोमी किसके लिए होता है, फीमेल के लिए, और वैसेक्टोमी होता है मेल के लिए। तो देखो यहाँ पे जो वैसेक्टोमी वाला जो प्रोसेस होता है, इस वैसेक्टोमी वाले प्रोसेस में देखो क्या किया जाता है, ये रहा वैसेक्टोमी वाला प्रोसेस, और ये रहा ट्यूबेक्टोमी वाला। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या किया जाता है, जो वॉस डिफरेंस है, इस वॉस डिफरेंस से बीच से काट दिया जाता है, और इस वाले को इधर और उस वाले को उधर मोड़ करके बांध दिया जाता है। अब क्या होगा, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि स्पर्म नहीं बनेगा, स्पर्म बनेगा, स्पर्म आगे भी आएगा और भी आगे आएगा, लेकिन जब यहाँ पे आएगा इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा तो चाहे मेल और फीमेल के बीच में कितना भी सेक्सुअल इंटरकोर्स क्यों ना हो, अब क्या होगा, स्पर्म फीमेल के बॉडी में जाएगा ही नहीं। मेल के बॉडी से फ्लूइड फीमेल के बॉडी में जाएगा, क्योंकि याद करो इधर मैंने बतलाया हुआ था इजैकुलेट सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, सेमिनल वेसाइकल क्या सेक्रेट करेगा, सेमिनल फ्लूइड सेक्रेट करेगा। तो फीमेल के बॉडी में सेमिनल फ्लूइड तो जाएगा, लेकिन याद करो मैंने बतलाया हुआ था कि जो सीमेन होता है, सीमेन में 2 चीजें होती है, एक होता है सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, पहला है सेमिनल फ्लूइड और दूसरा है स्पर्म। तो फीमेल के बॉडी में जाएगा, सेमिनल फ्लूइड जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे स्पर्म यहाँ पे होगा, ये जो स्पर्म होगा, ये स्पर्म वहां पे होगा ही नहीं, तो फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी ही नहीं। सेम यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी, यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो फैलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है, इस फैलोपियन ट्यूब वाले पार्ट को यहाँ पे काट दिया जाएगा, और काटने से क्या होगा, इसमें भी ओवम बनेगा, ओवम आगे भी आएगा, एम्पुला पे भी आएगा, लेकिन यहाँ से स्पर्म ही एम्पुला पे नहीं आ पाएगा। या फिर मान लो कि यहीं से डॉक्टर काट दे, मान लो यहाँ से काट दे, तो वो भी आगे नहीं जा पाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि स्पर्म और ओवम किसी भी केस में यहाँ पे मिल ही नहीं पाएंगे। तो इसी को बोलते हैं टर्मिनल मेथड, या फिर इसी को बोलते हैं परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो याद रखना, जो वैसेक्टोमी है ये किया जाता है वॉस डिफरेंस में, यानी कि मेल वाले में, तो ये है परमानेंट मेथड, जिसके बाद मेल कभी भी पिता नहीं बन पाएगा। और उसके बाद है ट्यूबेक्टोमी, जिसमें कि फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब है इसको काट के बांध दिया जाता है, जिसके कारण मेल और फीमेल गैमेट के बीच में कोई भी किसी भी तरह का कनेक्शन होता ही नहीं है। दैट प्रोसेस इज नोन एज सर्जिकल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब इसमें बस थोड़ा सा लिखवाना रहा। अब ये वाला हो गया 5 मार्क्स कंप्लीट। मैंने बतलाया कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, वही मैंने बतला दिया। ये इतना 5 का 5 नंबर है, ठीक है, याद रखना। हालांकि सभी स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते,
चाहे कितना भी पढ़ने वाला क्यों ना हो। लेकिन पिछले बार की एक स्टूडेंट की आस्था नाम था, उसको ये टॉपिक इस तरीके से याद था कि इस सिर्फ इस क्वेश्चन को जब भी मैं जिस भी टेस्ट में पूछता था तो कम से कम 7 से 8 पेज में लिखी थी, ये बात याद रखी। अभी भी जितना बनाई हुई होगी देखते नहीं, कम से कम नहीं होने तो कितना पेज हुआ है, 100 पेज हुआ है। ये पूरा का पूरा कितना में, वो उसको पूरा का पूरा याद था। हाँ ये पूरा है 5 नंबर का। अब इसमें नहीं, 5 नंबर का मतलब होता है 1.5 से 2 पेज, ठीक है। लेकिन ये वाला इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें एक ही चीज लिखोगे उसी में ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यदि मान लो ये टॉपिक किसी को याद ना रहे, अब उसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं। एकदम इजी चीज है, जहां पे पूछे कि बर्थ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत लिख दो बर्थ ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, उसके बाद लिख दो इट इंक्लूड्स, उसके बाद उसमें लिख दोगे इट इंक्लूड्स में लिखोगे कि नेचुरल मेथड में थोड़ा बहुत लिख दो कि इसका साइड इफेक्ट कम होता है और इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं। अब 3 एक क्या होता है कि 3 प्रोसेस का पहले नाम लिखे, उसके बाद एक करके लिखे। वैसे भी नहीं लिखना है, टाइम है तो लिख सकते हो, ज्यादा लिखना है तो और बढ़िया बात है, सीधा लिखो। पहला मेथड लिखो, उसके बारे में थोड़ा लिखो, सेकंड मेथड थोड़ा लिखो, थर्ड मेथड थोड़ा लिखो, उसके बाद बैरियर मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड में आओगे, बैरियर मेथड के बारे में लिख दो कि बैरियर मेथड क्या है, उसमें उसका नाम लिख दो और थोड़ा बहुत कॉन्डोम के बारे में लिख दो। सर्वाइकल कैप बाउल के बारे में, डायफ्राम के बारे में नहीं लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद आए इम्प्लांट के बारे में, ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत लिख दो। ओसीपी के बारे में इनको पूरा का पूरा ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, टेबल नहीं बनाना है, मत बनाओ। हल्का सा उसमें लिख दो कि ओसीपी क्या होता है, इसमें कौन कौन से मेडिसिन आते हैं, कब कब लिया जाता है। और उसके बाद इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मान लो, वो भी छोड़ दो, सर्जिकल मेथड लिख दो, हो गया 5 नंबर में। मतलब कि बहुत कम काटोगे ना तो इजीली आराम से 3 पेज में तो आराम से लिख लोगे, इतना ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नोट करना है, हो गया, इसको नोट करना है। इलेक्ट्रॉनिक के बाद डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्या इलेक्ट्रॉनिक के बाद बीएड होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, जैसे नॉर्मली है वैसे सारा होगा, जैसे पहले नॉर्मल होता था वैसे अभी भी होगा, बस वहां पे ओवम बाहर नहीं आ पाएगा और यहाँ पे उधर स्पर्म नहीं आ पाएगा। इसको जब आएगा वो कहाँ जाएगा, क्या डीजनरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पता होगा कि हमारे बॉडी के सेल्स में जब पड़े हुए होंगे, क्लास 11 में सेल्स पड़े हुए होंगे, तो सेल्स में पड़े हुए होंगे यूकैरियोटिक सेल। हमारे बॉडी में जिस टाइप का सेल है दैट इज यूकैरियोटिक सेल, बिकॉज़ वी आर यूकैरियोट्स में पड़े हुए होंगे। जो ऊपर ये जो पूरा का पूरा जो सेल होता है, उस सेल में पड़े हुए साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, फूड वैक्यूल भी होता है, बट बहुत छोटा होता है, उसमें कोई काम नहीं होता है, सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रियोल होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, 2 टाइप का होता है, एसईआर, आरईआर। उसके बाद वहीं पे पड़े हुए होंगे कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां पे विलाई प्रेजेंट होता है, और उस सेल्स के ऊपर जो विलाई होता है, विलाई का काम होता है एब्सॉर्ब करना किसी चीज को। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़े हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा विलाई होगा, और वही क्या करता है, वहां पे फूड का एब्सॉर्प्शन होता है। वैसे ही वहां से रिलीज होगा, लेकिन बाद में